क्या नाम है चैप्टर का? क्या बोल सकते हैं इसको अपन? अकाउंट्स एंड रजिस्टर कीपिंग ऑफ कंपनीज। भाई बताओ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं इसके सेक्शंस लर्न करने हैं, सेक्शन सारे लर्न करना है हो जाएंगे, क्लास में लर्न हो जाएंगे। 128 से शुरू हो रहा है 138 तक, 10 सेक्शन नहीं है। अरे हो जाएगा, मैं मेरी गारंटी है ना भाई, हुए ना पीजीबीपी के भी लर्न हुए थे ना, कर लेंगे अपन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता होगा? डायरेक्ट फाइनल अकाउंट, फाइनल कहां से बनाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेजर्स, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, स्टॉक रजिस्टर, निकालो 11-12 अंदर का अपना पूरा। और 11-12 निकालो अंदर से, बोला BRS, हाँ, और बैलेंस शीट तो भूल गए, पीएनएल लिखा, बैलेंस शीट नहीं लिखा। ओ हाँ, स्टॉक, ये है ना स्टॉक रजिस्टर, डेटर रजिस्टर, क्रेडिटर रजिस्टर, डेटर्स बैलेंस, क्रेडिटर्स बैलेंस है सब। अच्छा ये सब बुक किसकी? तो सब्सिडियरी की। हाँ, और पेटी कैश बुक। ओ हो, पेटी कैश बुक, ये कैश बुक से मन नहीं भरा तो पेटी कैश बुक। ओके बेटी, आगे। और अभी कुछ बचा है? ये सब कुछ नहीं है, इतनी मगजमारी नहीं है। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स, दैट्स इट। सेक्शन 128 बोलता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में सबसे पहले तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या? पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स, दैट्स इट। 4 ही चीजें आएगी, इसके अलावा नहीं आएगा। अच्छा, कहाँ रखना चाहिए इसको? कहाँ रखूं? कहाँ पे? आरओसी में रखूं? अरे रजिस्टर्ड ऑफिस। किसी शेयर होल्डर को अपनी कंपनी के बारे में कुछ जानना है तो क्या आरओसी में जाके बैठेगा? आरओसी में तो हजारों कंपनी के रखे होंगे, तो वो क्या निकाल के देगा, हाँ तेरी कौन सी रिलायंस, रिलायंस, हाँ ले ले, ऐसे थोड़ी करेगा भाई। तेरे रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना पड़ेगा। सर सारे डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि कोई सेकंड प्लेस पे रखो, दैट इज एक्सेप्ट रजिस्टर्ड ऑफिस। रख सकते हो, सारे डायरेक्टर्स ने बोलना चाहिए, और बोलने के मतलब सेकंड जहां पे भी आप दूसरे एड्रेस पे रख रहे हो उसके 7 दिन के अंदर आरओसी को नया एड्रेस बता देना। अभी तक मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस नागपुर में था, तो मेरा जो भी था वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा था, लेकिन हमारा बेसिक बिजनेस ऑपरेशन जो भी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो मुंबई में होते, तो आरओसी में वहां पे क्यों रखूं? तो ओ आरओसी हम चाहते कि जितने भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, जिसको कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे? पीएनएल, अकाउंट। क्या है नोट्स टू अकाउंट मतलब? क्या होता है? अरे बैलेंस शीट में स्केड्यूल्स बनते हैं ना, स्केड्यूल 1, 2, 3, वो क्या है? वो नोट्स टू अकाउंट्स है। सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देना, उसके अंदर का डिटेल स्ट्रक्चर भी देना है आपको, दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स। तो ओ आरओसी, मैं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नागपुर से उठा के मुंबई लेके जाना चाहता हूं। 30 तारीख को ये बुक्स मुंबई में पहुंचा दिया है, और 30 तारीख से 7 तारीख, 6 तारीख बेसिकली, इसके बीच में मैंने तुझे इंटीमेट कर दिया है। क्या इंटीमेट किया? एक तो मैंने बुक्स उठा के नागपुर से उठा ली। अरे नागपुर से उठा के बाद रखा कहा? मुंबई। अरे मुंबई कितना बड़ा है? बोले वेस्टर्न रीजन। अरे वेस्टर्न रीजन में कहा? बोले गोरेगांव। अरे गोरेगांव में कहा? नेस्को में कहा? डिटेल एड्रेस दे। आया ध्यान में? सर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो है ही नहीं। ओके, जेल जा। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया, इम्प्रिजनमेंट, पेनल्टी। सर सॉरी, मजाक कर रहा था, अप्रैल फुल। बुक्स है लेकिन वो ई फॉर्मेट में। अभी क्या इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा? नहीं रे पगले, चलेगा।
अगर तेरी बुक्स ई फॉर्मेट में, क्यों, बैलेंस शीट पीएनएल है मेरी, है टैली में, है एसएपी में है, आपको चाहिए मैं अभी रिपोर्ट निकाल के दे सकता हूं, ऐसा हुआ तो सर आपको रूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। सर रूल 3 क्या बोलता है? रूल 3 बोलता है सबसे पहली चीज, तेरा जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ई फॉर्मेट में है ना, वो ई फॉर्मेट इंटैक्ट होना चाहिए, उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ई फॉर्मेट है ना, कल जाके कुछ भी डेटा डिडलिंग कर दे, डेटा डिडलिंग मतलब 1 2 3 के जगह 3 2 1 कर दिया, या 1 2 3 के जगह 1 3 2 कर दिया, चतुर का स्पीच, इट इज नोन एज डेटा डिडलिंग। आईटी जब आएगा तब पढ़ेंगे। बट ऐसा कोई कर सकता है ना, तेरी बैलेंस शीट की जो फिगर है, सपोज फिगर है 2,11,115, उल्टा कर दिया, तेरी पूरी एसेट की फिगर ही 5 लाख हो गई। तो ई फॉर्मेट जो अपना अगर प्रिंट आउट फॉर्मेट में, तो उसमें तो व्हाइटनर लगाएगा तो दिखेगा ना, लेकिन ऑनलाइन फॉर्मेट में मैं कुछ चेंज कर लूं तो कैसे मालूम पड़ेगा? उसका पीछे का आप ट्रेस कर सकते हो क्या? Ctrl+Z सेव करने के बाद होगा क्या वहां पे? नहीं होगा ना। तो सबसे पहला तो तेरा ई फॉर्मेट जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। सेकेंड, तूने जो भी ई फॉर्मेट में रखा है ना, वो एक्सेसिबल होना चाहिए। सर एक्सेसिबल मतलब मैंने ई फॉर्मेट में रखा, पासवर्ड लगा दिया, बाद में पासवर्ड ही भूल गया, भाई साहब एक्सेसिबल है क्या वो? कल जाके तेरे घर पे रेड पड़ गई और उसने बोला तेरी पीएनएल बैलेंस शीट बता, क्या बोलेगा? रिट्राइव कर पासवर्ड, मेरे पासवर्ड आएगा जीमेल पे, फिर मैं वापस ओटीपी डाल के काम करूंगा, जेल में जाएगा। तेरा ई फॉर्मेट रिट्राइवेबल होना चाहिए। तो सर हार्ड कॉपी में रख लेता हूं ना, हार्ड कॉपी अच्छा है ना, फिर तो हार्ड कॉपी में रखेगा तो एक सेट बना के रख दे साइड में, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सर आग लग गई तो ई फॉर्मेट में रख, लेकिन एक्सेसिबल रख, ठीक है। थर्ड, जो फॉर्मेट में बनाया था ओरिजिनल, भले 2 साल हो गए फिर भी वो वही फॉर्मेट में होना चाहिए। सर समझा नहीं। सर मैंने है ना अभी तक टैली यूज कर रहा था, तो अभी तक का सब टैली में बनाया मैंने। अब मेरी कंपनी धीरे धीरे बढ़ने लग गई, चौथे साल मेरे को एसएपी लेना पड़ा, एसएपी वर्ड बताया था, एसएपी लेना पड़ा। तो सर वो पुराने साल का भी जो था ना वो भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? अरे इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग था, पिछले साल का क्लोजिंग मतलब उसका भी कुछ ओपनिंग था, वो ओपनिंग भी तो किसी का क्लोजिंग था। तो ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने ये एसएपी में डाल दिया, तो वो टैली वाले को डिलीट कर दूं क्या? डिलीट कर दे, जेल में जाना है तो कर दे। जिस फॉर्मेट में ओरिजिनल तूने बनाया था उसी फॉर्मेट में उसको रिटेन करके रख, रिटर्न नहीं, रिटेन मतलब संभाल के रखना, रिटेन करके रखना है तुझे। साथ में तुझे अगर सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रखना है, आपके मोबाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास नहीं रखने, आप क्या करते हो? बैकअप कहां रखते हो? बैकअप हार्ड डिस्क में। ऐसी हार्ड डिस्क भी तो कितनी सारी हो जाएगी, और वो हार्ड डिस्क फिर कैसा रहेगा कि आपने हार्ड डिस्क रखी तो वापस वही बात आ गई कि हार्ड डिस्क कहां रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। अभी आप चेन्नई मीटिंग में गए, आपको कुछ चाहिए, कैसे हार्ड डिस्क कुरियर करवाओगे? गूगल में नहीं रखते, ड्राइव में रखते हैं। ड्राइव में रख सकते हो, ड्राइव में मतलब सर्वर में रख सकते हो, वही हुआ, सर्वर में रख सकते हो। सर्वर गूगल के सर्वर में रखोगे, गूगल कहां की कंपनी है? हाँ मतलब यूएस की कंपनी है, उसका सर्वर कहां पे? यूएस में। अगर तुझे तेरा बैकअप या तेरे फॉर्मेट तुझे सर्वर पे रखना है ना, मेक श्योर कि तेरा सर्वर है ना फिजिकली इंडिया में लोकेटेड हो। सर मैं तो गूगल पे रख रहा हूं, तेल लेने गया तेरा गूगल को बोल मेरे नाम का एक सर्वर यहां पे लेके रख। सर ऐसे सर्वर मिलता है क्या? मिलता है, अमेजॉन सर्वर वही काम करता है सर्वर देने का, AWS। गूगल देगा तेरे को सर्वर, GoDaddy देगा तुझे सर्वर। तेरा सर्वर अगर इंडिया में नहीं है, सर लॉजिक क्या? अबे वहां पे 26/11 जैसा 9/11 वापस हो गया, कंपनी तो तेरी डूबी। सर वो तो इंडिया में भी हो सकता है, तो इंडिया में सिर्फ तेरा थोड़ी हुआ। अगर इंडिया में कोई हमला हुआ तो सब 10 लोगों का हमला होगा ना। मतलब सपोज मेरे पास एक सर्वर है, सपोज मेरा सर्वर मुंबई में है, मुंबई में बाढ़ आ गई, जो 26 जुलाई को एक बार बाढ़ आई थी, तो सिर्फ तेरी कंपनी डूबी, दुनिया की कंपनी डूबी ना, तो एक्सेप्टेड है। यहां तो सब कंपनी चल रही, सिर्फ तेरी अकेले की कंपनी डूबेगी क्योंकि तेरा अकेले का सर्वर यूएस में। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। डूबेगा तो सब साथ में डूबेंगे, नहीं तो उसका सर्वर इंडिया में रख, नहीं तो नॉट अलाउड। ये सब किसके लिए बात कर रहा हूं? अगर आप सर्विसेज ई बुक्स में रखते हो तो ई बुक में रखा तो कौन सा रूल अप्लीकेबल है? रूल 3। ई बुक्स नहीं रख रहे हो, फिजिकल कॉपी रख रहे हो, कहां रखना चाहिए?
रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखना चाहते डायरेक्टर तो दूसरी जगह रख सकते हैं, रख सकते। क्या प्रोसीजर? 7 डेज में आरओसी को बता दे। 7 डेज में आरओसी को बता दिया, बात खत्म। कितने साल तक रखना पड़ेगा तुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट? तूने रिटर्न करके तो रख दिया, अभी कितने साल? तो तुझे क्या हो गया इसको, तुझे कम से कम 8 साल रखना पड़ेगा। तुझे तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करके रखना है वो 8 साल तक रखना पड़ेगा। सर 8 साल तक रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी कंपनी तो कल फॉर्म हुई, तो जितने साल तक की फॉर्म हुई उतने साल का रख। मतलब सपोज मेरी कंपनी को फॉर्म हुए 3 ही साल हुए, सर आपने तो बोला था 8 साल तक रखना, मेरी कंपनी को 3 साल हुए, तो जितने साल हुए उतने साल रख। आया ध्यान में? और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी बोल सकता है कि इससे ज्यादा भी रखना है तुझे। लेट्स से अब किंगफिशर का केस हो गया, अब किंगफिशर वाला बिजनेस शुरू करेगा ना, तो आइडियली 8 साल का लिमिट होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोल सकता है मुझे तेरा 15 साल लगने वाला है, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर डाउट है, तो वो डाउट के चलते तुझे 15 साल रखना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफाइन कि आपको कितना साल रखना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं डिफाइन किया तो कंपनीज एक्ट 8 साल डिफाइन करता है। 8 साल इफ योर कंपनी हैज बीन एस्टेब्लिश फॉर मोर देन 8 years, else if your company is established for less than 8 years, then the books of account should be maintained for the number of years your company has been established. क्लियर है? कोई डाउट? आओ सेक्शन 128। सबसे पहले उसका चार्ट पढ़ो, चार्ट पे कोई प्रॉब्लम है क्या वो देखो। सर मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, आपने मेंटेन करने की बात किया ना, मैं मेंटेन करती हूं मेरे हिसाब से, कर, तो क्या प्रॉब्लम? मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या प्रॉब्लम है। मुझे स्केड्यूल 3 फॉलो करना है, मैं करूंगी, नहीं करना है नहीं करूंगी। मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की इच्छा नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट में मत घुसना। डेप्रिसिएशन यहां से नंबर ऑफ डेज पे कैलकुलेट होता है, वहां पे 180 लेस देन 180 पे कैलकुलेट होता है, बोला था ना वहां पे। मुझे वो कैलकुलेट करना नहीं है, मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करना है। एज पर सेक्शन 133 आएगा अपने को, क्योंकि अपन 128 से 138 तक पढ़ने वाले हैं। मुझे फॉलो नहीं करना है। मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, मुझे ऐसा फॉलो नहीं करना है, मुझे मार्केट वैल्यू पे करना है। अगर आपने ये सब किया तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। कंपैरिजन किसका किसके साथ? ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम कंपनी के मालिक को नहीं है, प्रॉब्लम कंपनी के शेयर होल्डर को है। तो जो भी प्रॉब्लम है ना वो शेयर होल्डर को प्रॉब्लम है। वो बोलेगा मेरी कंपनी तो कितना सारा प्रॉफिट दे रही है, क्योंकि गधे तेरी कंपनी ने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करता तो पता चलता तेरे को लॉस आया हुआ है। तो मेरी कंपनी ने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, इसके लिए तेरे को लग रहा है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, जबकि वो लॉस मेकिंग है। तो ये तो गलत है। मतलब आपकी कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रही है, दिस इज रॉन्ग। योर बुक्स ऑफ अकाउंट, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट जनरल रिक्वायरमेंट, these books of account should give a true and fair view of the state of affairs of the company, including that of its branch offices. सर ये आपने ऐसे अलग फॉन्ट में क्यों दिया? क्योंकि ये लाइन को रट्टा मार लो, ये लाइन यहां पे और ये लाइन ऑडिट में, पूरे पेपर में कम से कम 15 से 20 बार लिखना पड़ने वाला है। 15 से 20 बार एक हर एक पेपर में। कुछ नहीं है तो ये लाइन ठुक क्या ना, Our books of account should show true and fair view of the state of affairs of the company including its branches. 2 लाइन बढ़ गई ना आंसर के, बस। These books of accounts must be kept on accrual basis and according to the double entry system. सर मेरे को कैश बेसिस फॉलो करना है, तेल लेने जा, कोई कैश बेसिस नहीं मिलेगा। सर इनकम टैक्स एक्ट में कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन, क्या इनकम टैक्स एक्ट में अक्रूवल या मर्केंटाइल, मतलब अक्रूवल या कैश बेसिस, इन दोनों में से कोई भी फॉलो करने का ऑप्शन आपके पास होता है क्या?
होता है एज पर सेक्शन 145। पढ़ा है मैंने? पढ़ाया होगा यार, बोल रहे। अच्छा होगा। एज पर सेक्शन 145 आप, हाँ 145 आप या तो अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर सकते हो या कैश सिस्टम फॉलो कर सकते हो। सर ऐसा कोई करता है क्या? केएलटी करती है, कैश बेसिस फॉलो करती है फर्म अपनी अमरावती की कलोती लाठिया कैश बेसिस फॉलो करती है। सर बाकी की कंपनी अक्रूवल बेसिस करती होगी, भगवान जाने। मेरे को कैश का एक एग्जांपल पता है इसलिए आपको एग्जांपल दिया। आयदन में तो टैक्स में कैश या मर्केंटाइल कुछ भी कर सकते हो। कंपनीज एक्ट में कंपल्सरीली अक्रूवल कंसेप्ट और डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है तेरे पास। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक पेपर, वो सब नहीं पढ़ा रहा मैं, सीधा आगे आ गया। फिर प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लो, वहीं पे 7 दिन दिख भी रहा है आपको। प्लेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये वापस वही है कि एनी अदर प्लेस इन इंडिया विद इन 7 डेज आपको रजिस्ट्रार के साथ इन राइटिंग फुल एड्रेस देना पड़ेगा उस अदर प्लेस का। खत्म काम। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ बुक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब भी मेंटेनेंस ऑफ बुक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आएगा दिव्या सोनानी, तो क्या रूल आएगा? रूल 3 आएगा। रूल 3 बोलता है सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स shall remain accessible in India. Second, the information contained shall be retained completely in the format in which they were originally generated, sent or received. या तो जनरेट करोगे, या तुम ब्रांच हो तो तुमको रिसीव होगा, या तो तुम एच हो तो तुम सेंड करोगे। तो या तो तूने जनरेट किया, या किसी से बुलाया, या किसी को दिया तेरी इंफॉर्मेशन। ये जो भी इंफॉर्मेशन, जो कॉन्टैक्ट जो फॉर्मेट में आया होगा उसी फॉर्मेट में उसको रखना पड़ेगा। क्लियर? थर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आपके ब्रांच ऑफिस से, दैट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। सर तो मेन वाला कर सकते हैं कि अरे मेन वाला रिसीव नहीं होता है ना। देखो सपोज रिसीव होता है, तेरा ब्रांच सपोज करता होगा टैली यूज, तू करता है एसएपी यूज, तुझे टैली से आया, तू बोलता है इसको एसएपी में कन्वर्ट करूंगा, हाथ मत लगाना। जिस फॉर्मेट में तुझे तेरे ब्रांच से आया है उसी फॉर्मेट में तुझे उसको रखना पड़ेगा, वरना ब्रांच का मतलब क्या रहा? फिर तू तेरा सॉफ्टवेयर दे दे उसको यूज करने के लिए। आयतन में तो सबसे पहले देखा शैल बी रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। एक्सेसिबल इन इंडिया तो इट शुड बी रिटेन इन द सेम फॉर्मेट इन विच इट वॉज ओरिजिनली जनरेटेड, या तो रिसीव्ड या सेंट। थर्ड, जो भी आपको ब्रांच से मिलता है वो सेम फॉर्मेट में आपको रखना पड़ेगा। फोर्थ, द इंफॉर्मेशन शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड इन लेजिबल फॉर्म। तूने तेरे ब्रांच से मंगवाया, सर आपने बोला था ब्रांच से जैसा मंगवाया वैसा कि वैसा रखना। मेरा एक ब्रांच है चाइना में, उसने चाइनीज भाषा में वो जलेबी बना के दे दिया मेरे को। आपने बोला इसको चेंज नहीं करने का। मेरा यहाँ पे डायरेक्टर आके बोलता है बता इस अपने ब्रांच का रिपोर्ट क्या है। उसको खोला, वो हुशियाओं कुशियाओं कुछ तो भी लिखा था, अब नहीं समझा। अब तो भाई मैंने तेरे को चेंज फॉर्मेट चेंज नहीं करने बोला, फॉन्ट का प्रॉब्लम नहीं था। द इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड इन लेजिबल फॉर्म, जो तुझे समझे वो फॉर्म, बट वो दैट शुड बी लेजिबल फॉर्म। सर मैं इसको बिहारी में कन्वर्ट कर देता हूं, भाई इंग्लिश रख, एमसीए को बिहारी नहीं आता है लेकिन इंग्लिश सबको आता है। सर मेरे को इंग्लिश नहीं आता, हायर कर इंसान को, ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। तो लैंग्वेज चेंज इज अलाउड, लैंग्वेज चेंज इन फॉर्मेट नॉट अलाउड। फॉर्मेट मत बदल। सर ब्रांच है ना, डेबिट को क्रेडिट लिखता है, क्रेडिट को डेबिट लिखता है, मारेगा एमसीए। लेजिबल फॉर्म, तेरा फॉर्मेट क्या है वो देख। वहां का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, वहां का रिपोर्टिंग सिस्टम अलग है। इंडिया की रिपोर्टिंग सिस्टम को तेरे को फॉर्मेट करना है। क्यों? क्योंकि 2 मिनट पहले आपने बोला शेयर होल्डर कंफ्यूज हो जाएगा। शेयर होल्डर को आदत है ये साइड में, मतलब आपके हिसाब से ये साइड में एसेट देखने के लिए, ये साइड में लाइबिलिटी देखने के लिए। चाइना वाला उल्टा करता है, भाई ऐसा अलाउड नहीं है, फॉर्मेट यही रख। 40 पेज कह रहे। अच्छा क्या हुआ? 41, सॉरी टू बी प्रिसाइज 41। ओके ठीक है। अब बैकअप द बैकअप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स ऑफ पेपर्स इफ केप्ट आउटसाइड इंडिया
shall be kept in a server physically located in India on periodic basis. है? डन? साथ में तू जो सर्वर अपने पास रख रहा है तो कंपनी अगर बाहर की है, द कंपनी शैल इंटीमेट रजिस्टर ऑन द एनुअल बेसिस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू सर्विस प्रोवाइडर. तुझे कौन सा सर्विस प्रोवाइडर से तूने सर्विसेज लिया है? सपोज नागपुर के किसी सर्विस प्रोवाइडर से तूने सर्विस लिया है, किसकी? सर्वर की. अभी सर्वर इंडिया में रखना जरूरी है, तो ये थोड़ी बोला खुद का रखना जरूरी है. किसी और ने तेरे को, इंडिया के इंसान ने तुझे सर्वर दिया तो उसका भी तो तू सर्वर ले सकता है. ऐसे टाइम पे वो सर्विस प्रोवाइडर का नाम, उसका आईपी एड्रेस. ओ मेरा ये ग्रुप आईपी एड्रेस कुछ सुना कभी? इंटरनेट प्रोटोकॉल. मोबाइल लिया अपना मोबाइल, उसमें IMEI नंबर होता है, ऐसा कुछ तो भी नंबर हर कंप्यूटर का. कंप्यूटर एज अ कंप्यूटर इंक्लूड्स लैपटॉप, उसका एक आईपी एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल. IP इंटरनेट प्रोटोकॉल. दिस ग्रुप इंक्लूड्स यू ऑल्सो. सुना है? सुना है? फिर ठीक है. तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको देना पड़ेगा. फिर द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. अरे वो जो सर्विस प्रोवाइडर वो कहां पे, उसका लोकेशन दे. और वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर पेपर्स आर मेंटेन ऑन क्लाउड सच एड्रेस एज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर. अगर क्लाउड में रखा है मतलब वो सर्विस प्रोवाइडर दिल्ली का है लेकिन उसका क्लाउड का जो सर्वर है वो मुंबई का है, तो तुझे ये बताना पड़ेगा क्लाउड का कि क्लाउड का सर्वर कहां पे. सर्विस प्रोवाइड तो क्लाउड, अच्छा हाँ सॉरी क्लाउड. क्लाउड माने बादल. बादल, सच में बादल. हाँ, यहां से देखा तो भी बादल दिखेगा, यूएस से देखा तो भी बादल दिखेगा अंधेरे में. ये टाइम पर वो रात है ना. दुबई से देखा तो भी बादल दिखेगा. दिस इज क्लाउड. कहीं से भी देखो सेम दिखेगा. I mean, कहीं से भी रिट्राइव करो इंफॉर्मेशन रिट्राइव हो जाएगी. यूट्यूब, गूगल, क्लाउड. आई एम वेरी मच रिलक्टेंट टू स्टार्ट योर EIS, इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव सिस्टम. डर लग रहा है थोड़ा. हाँ, टाइम है नहीं टाइम, मुझे टाइम चाहिए खुद के लिए. वो ब्लूटूथ बच्चों ये होता है. फिर ऐसे चालू करूंगा मैं. कोई बात नहीं, दिलासा दे रहा हूं खुद को, आपको नहीं है. अब मुझे एक बात बता, ब्रांच ऑफिसेस में भावेश बोलता है कि मुझे बुक्स ब्रांच अकाउंट्स में रखने हैं. मेरे पास ब्रांच है रिलायंस कंपनी की. बोले ठीक है. फिर एक डायरेक्टर का फोन आता है भावेश को कि मैं आ रहा हूं, तू अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकाल के रख, मैं फटाफट चेक करके निकल जाऊंगा, मुझे थोड़ा आगे मीटिंग के लिए जाना है. भावेश ने घड़ी में टाइम देखा, घड़ी है ही नहीं. घड़ी में टाइम देखा, ओहो रात के 8 बजे. अभी मैं 1 घंटा खाना खाऊंगा, आधा घंटा फोन पे बात करूंगा. नहीं यार, आधा घंटा निकल, झगड़ा हुआ था, 2 घंटे तो फोन पे लग ही जाएंगे. उसके बाद मतलब ये भी आएगा भी तो 9:30-10 तक तो आएगा. दू क्या 9:30-10 बजे बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नहीं दे सकता तू. ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स आएगा. OMR. The books of accounts shall be kept at the office and proper summarized returns periodically are sent by the branch office to the company at its registered office and are kept for inspection at the registered office inspection at the registered office or at such other any place in India by any director. कौन इंस्पेक्शन कर रहा है? कोई भी डायरेक्टर कर रहा है. कौन से टाइम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. क्लियर? इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स कलरफुल है, मतलब कुछ ना कुछ झोल है. द प्रोविजन टू सेक्शन 3 प्रोवाइड दैट अ पर्सन कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सब्सिडरी ओनली ऑन द ऑथराइजेशन बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में अथॉरिटी है कि वो ब्रांच का कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रांच बोले तो सब्सिडरी ऑल्सो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करे. सर आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट. मैं आपके ब्रांच ऑफिस पे जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लेता हूं. सॉरी बॉस,
द डायरेक्टर कैन सीक द इंफॉर्मेशन ओनली इंडिविजुअली एंड नॉट बाय और थ्रू हिज अटर्नी होल्डर और एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। कौन से के लिए? फॉर द इंफॉर्मेशन मेंटेन आउटसाइड द कंट्री। इंडिया में अगर तू सीए है कंपनी का, ब्रांच ऑफिस पे तेरा डायरेक्टर नहीं जान सकता है, तो ब्रांच ऑफिस पे तू एज अ सीए तेरे को भेज दिया कि जाके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर ले। ओके, मेरा ही सब्सिडरी यूएस में है, डायरेक्टर बोलता है ओ सीए जाके यूएस में चेक कर, क्या? सॉरी बॉस, वो देगा ही नहीं मुझे। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच का आउटसाइड इंडिया है तो डायरेक्टर सिर्फ खुद से ही आके बुक्स चेक कर सकता है, वो किसी और के नाम पे बुक्स को नहीं दिखवा सकता है कि भाई मैं मेरे रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहा हूं, मेरे एजेंट को भेज रहा हूं, उसको बुक्स दिखाते, सॉरी आप आउटसाइड इंडिया आ गए। कंपनीज एक्ट का दायरा सिर्फ इंडिया के अंदर तक का है। सर इंडिया में किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देना, वो वैसे ही होता है, ऑडिटर ही जाता है ना भाई। समझा मैंने क्या बोला? जैनब को थोड़ा थोड़ा समझा, पूनम को कुछ भी नहीं समझा है, थोड़ा थोड़ा समझा। ब्रांच कहां पे आपकी, कहां पे इच्छा आपकी अपनी ब्रांच डालने की? आप डायरेक्टर हो, मैं आपका एजेंट, बड़ा आदमी हो आप। इंडिया में डालना है, इंडिया में कहां डालू? दिल्ली डाल दू? मेरे को भेजोगी दिल्ली? भेजो। दिल्ली में जाना है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप ब्रांच पे जाके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करो, भेज दो मुझे, चलेगा। अब आपका जो ये है ब्रांच है वो दिल्ली नहीं है, वो दुबई है। अब दुबई में आपको ही जाना पड़ेगा, सिंस यू आर द डायरेक्टर एंड यू ओनली आर एलिजिबल टू चेक योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ योर ब्रांच इज आउटसाइड इंडिया। इंडिया में हूं, मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा, इंडिया के बाहर आपको खुद से ही जाना पड़ेगा। सर मेरे पास टाइम नहीं है, जा भाई खुद से जा, ऑप्शन नहीं होते जो बुक्स ऑफ अकाउंट मुझे तो देगा भी नहीं। क्लियर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल के लिए प्रिजर्व करना है? तो भाई 8 साल के लिए प्रिजर्व करना है। अगर तेरे 8 साल से कम होगा तो जितने साल के लिए तू है उतने साल के लिए प्रिजर्व कर, फॉर ऑल प्रीसीडिंग ईयर्स टुगेदर। और अगर गवर्नमेंट बोलता है तो गवर्नमेंट बोलेगा शैल बी केप्ट फॉर लॉन्गर ईयर देन 8 ईयर्स एट इट डीम्स फिट, अगर वो उसको वैसा इंफॉर्मेशन देता है तो। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जो इतनी गाथा पढ़ी ना अभी अपन ने, कि सबसे पहले पढ़ा कैसे मेंटेन करना, किस में मेंटेन करना, कहां मेंटेन करना, क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन करना, कितने दिन के लिए इंफॉर्मेशन मेंटेन करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन से लोगों की है? सबसे पहले तो एमडी की है, फिर डब्ल्यूटीडी की है, फिर सीएफओ की है, और एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड विद द ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128, जिसमें आता है सीएसीएस। दिव्या क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी हलचल होगी, नींद उड़ेगी। वैलिड है? नहीं, क्यों? अक्रूवल बेसिस और डबल अकाउंटिंग सिस्टम। देख लो ये आंसर में कहीं दिख रहा है क्या? और सेक्शन क्या पढ़ रहे हैं अभी तक? सब सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, एज पर रेलेवेंट सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 128 लिखा तो भी चलेगा, बट सेक्शन लिख लो तो अच्छा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? यही सारे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। डायग्राम है, यहां पे एरो करके लिखना। मैंने उसमें बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, लेकिन अगर आप छोटी सी कंपनी हो, ओपीसी हो, आप स्मॉल कंपनी हो या डोरमेंट कंपनी हो, तो आप सारा मेंटेन करो, कंपलसरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सर ये किसने बोला? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है।
क्लियर है? अब फाइनेंशियल ईयर नहीं समझा रहा हमें। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? नहीं आता तो आएगा नहीं एग्जाम में, छोड़ दे। 1 मार्च से 31 अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। व्हाट इफ अगर मेरी जैसे 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 है, व्हाट इफ मेरी कंपनी जो फॉर्म हुई वो 1 जनवरी 19 से हुई, अब मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर क्या? ये वाला या अगला वाला? यही वाला। एक बार पढ़ना। Section 2 subsection 41 in relation to any company or body corporate means a period ending on 31st day of March every year and where it has been incorporated on or after 1st day of January of a year. The period ending 31st day of March of the following year in respect whereof a financial statement or body corporate is made up. मतलब कब है? 31 मार्च। अब 31 मार्च कौन सा है? 2019। वही पूछ रहा हूं। फॉलोइंग ईयर मतलब फॉलोइंग ईयर या ये वाला ईयर? हाँ, आप 2020। हाँ, एक तो चाहिए मेरे को, कोई तो बोले। एक आप बोल रहे हो। फॉलोइंग वर्ड का मतलब नहीं आया फिर कहीं पे। चल रहा है जो आप फॉलो कर रहे हो। नहीं, इसलिए बोल रहे हो क्योंकि पहले अलग होता था, अब चेंज हुआ हुआ है। अब मतलब आपके लिए अमेंडमेंट नहीं, पुराना ही है जो भी है, बट वो फॉलो वर्ड का मीनिंग इस तरीके से डिराइव करना। सेकंड 2019। अच्छा, सेकंड मेरे को एक बात बताओ, मेरी एक कंपनी यूएस में, यूएस है ना, जनवरी से दिसंबर काम करता है। अब नहीं, मेरा ब्रांच है यूएस का, तो उसको भी मार्च से अप्रैल करना है या जनवरी से दिसंबर चलेगा? चलेगा। परमिशन मांगू या ऐसे ले लूं? ऐसे ले लूं, परमिशन मांग लो थोड़ा ट्राइब्यूनल से। Provided that on application made by a company or body corporate which is holding company or a subsidiary company of a company incorporated outside India and is required to follow a different financial year for the consolidation of its account outside India, the tribunal may, if it is satisfied, allow any period as its financial year, whether or not the period of year is the same or whatever the case may be. मेन ब्रांच इंडिया में, सब ब्रांच नहीं, ब्रांच वहां पे। हाँ करेक्ट। वहां की कंपनी इंडिया के हिसाब से क्यों करेगी? अपनी ब्रांच है, दोनों में फर्क क्या? फर्क है क्यों? क्योंकि अच्छा मेरे को एक बात बताओ, फाइनेंशियल ईयर से क्या प्रॉब्लम है? मतलब चेंज होने से क्या प्रॉब्लम आ सकता है इंसान को? मैं 31 मार्च से अप्रैल करूं या जनवरी से दिसंबर करूं, क्या फर्क पड़ने वाला है? सोच के बताना। फर्क पड़ेगा भाई, फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस में फर्क पड़ेगा, तेरा कंसोलिडेशन में फर्क पड़ेगा। सेकेंड चीज, वहां के जो भी तेरा साइकिल्स होगी, ट्रेडिंग साइकिल्स, उसमें फर्क पड़ेगा। अपना 31 मार्च को प्रेशर होता है, वो तो आराम से सोते हैं 31 मार्च को, क्योंकि उनका है ही नहीं, उनका तो दिसंबर में चलता है। जब वो दिसंबर में मेहनत करते हैं, अपन क्रिसमस की छुट्टियां मनाते हैं, तो दोनों में हमेशा फर्क पड़ने वाला है। इसके लिए आप आपके हिसाब से चलो, हम हमारे हिसाब से चलते हैं। सर ये तो गलत है ना, ये गलत है। इसी के लिए तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, अब गलती से कहीं सुना होगा तो इंड एएस आता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये वर्ड कभी सुना? सुनोगे अकाउंट्स में अभी। अब पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलते थे, अब इंड एएस चलते हैं और आईएफआरएस चलता है और गैप चलता है। गैप सुना है? ग्लोबल अडॉप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना?
तो वर्ल्ड वाइड एक ही काम करो ये बोला जाता है। और सिंस अभी मोदी गवर्नमेंट है तो मोदी गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग कि अपना फाइनेंशियल ईयर डेफिनेशन चेंज करके जनवरी से दिसंबर कर दिया जाए। होगा, हो भी जाएगा, ऐसा नहीं कि ये बहुत लंबी सोच है, हो भी जाएगा। सर ऐसे कैसे कर देंगे, हम करना पड़ेगा ना भाई, सबके साथ अगर अपने को चलना है। वी आर अ कंट्री ऑफ अ ब्रिक। ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, कोरिया, 5 स्तंभ है अपन बड़े। अभी सुना होगा ना कि पुलवामा अटैक के बाद में पाकिस्तान का MFF हटा दिया, MFN हटा दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन, उसको एक टैग था पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास MFN था, MFN, कि कल जाके पाकिस्तान के ऊपर कोई भी अटैक करता है ना तो सारे लोग आके उसको हेल्प करेंगे, क्योंकि वो मोस्ट फेवर्ड नेशन है। वीक है तो बाकी लोग उसको सपोर्ट करेंगे, ऐसा वो टैग उसका छीन लिया गया। ये टैग कौन देता है? ब्रिक देता है। वी आर द 5 मेन कंट्रीज जिसके हाथ में सुपर पावर्स है, क्योंकि इन सब के पास में न्यूक्लियर पावर्स है। सर वो पाकिस्तान के है ना, वो 2 किलोमीटर जाके गिर जाएगा। तो कहा था मैं, फाइनेंशियल ईयर ब्रेक, फाइनेंशियल ईयर। तो इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा फाइनेंशियल ईयर भी है तो आपको ट्राइब्यूनल को पूछना पड़ेगा। केस लॉ बन जाएगा, एक केस लॉ इस पे ये बन सकता है मनमानी वाला, कि बतुल ने एक कंपनी स्टार्ट किया, कंपनी स्टार्ट करने के बाद बतुल बोलती है मेरा एक ब्रांच मेरी यूएस में, तो बिना पूछे इसने बढ़िया जो है वो वैसा कि वैसा चल रहा है। उसको MCA से नोटिस आती है कि सिंस आपने कोई परमिशन नहीं मांगी तो आपके लिए फाइनेंशियल ईयर के ऊपर हम पेनल्टी लगा रहे हैं। बतुल बोलती जा भाड़ में, मैं तो नहीं दूंगी, अभी इच्छा नहीं उसकी, नहीं दूंगी बोले मैं। इज द कंटेंशन ऑफ बतुल वैलिड और नॉट? नॉट। आपको ट्राइब्यूनल से परमिशन मांगनी पड़ेगी, एंड इफ ट्राइब्यूनल थिंक्स इट इज डीम्ड टू बी सो, तो ही आपको वो परमिशन ग्रांट होगा। शटर बंद मत करो, पेनल्टी भरो, पेनल्टी भरो, क्योंकि फाइनेंशियल मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया ना प्रॉपर। 128 में देखा ना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो 4 लोग, कौन कौन से 4 लोग थे साहिल? कौन कौन से लोग थे? अब हाउ कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए अंडर सेक्शन? अंडर सेक्शन अरे इनकम टैक्स नहीं चाहिए, वो बराबर है, टैक्स ऑडिट में चले गए और बुक्स ऑफ अकाउंट 44AA में, लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं पूछ मां। अरे कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन पढ़ा अपन ने? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ मैं नहीं पढ़ा रहा सेक्शन, तुम ऐसा करोगे क्या टाइम पे? मत करो लर्न। कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल है? चुप रहे। हाँ, बाय द बोर्ड पर्सन कौन होता है? एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। जो जॉन स्कली है एप्पल कंपनी का, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसके ऊपर होता है COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसके ऊपर होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके ऊपर होता है होल टाइम डायरेक्टर, WTD। उसके ऊपर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, MD। और उसके ऊपर प्रमोटर अगर जिंदा है तो, जैसे ओला बोल रहा हूँ, ओयो रूम्स, उसका प्रमोटर आज भी जिंदा है तो उसके इसमें MD, अगर वो सब सीरीज चलती है, विंडोज, बिल गेट्स, तो वो हमेशा प्रमोटर रहेगा। कौन है उसका CEO? पिचाई गूगल का है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट। वो चिकना, 2 ही तो टकले चिकने एकदम अपने। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अमेजॉन के जेफ बेजोस की। अरे ठीक है, कौन सी कंपनी को 128, 129 एप्लीकेबल नहीं है?
कौन सी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 किस किस को अप्लीकेबल नहीं है? बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और एनी कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय एनी अदर लॉ। सर ऐसा क्यों? इनके लिए खुद की एक्ट्स है। याद है मैंने बोला था इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, प्रॉब्लम मैंने बोला था 16 मार्क का अकाउंट्स 2 में, कि सर ने बोला था आया तो यही क्वेश्चन आएगा। उसकी बैलेंस शीट अलग रहती थी, इसकी बैलेंस शीट अलग रहती थी क्योंकि 129 की रिक्वायरमेंट इसको नहीं है, वरना शेड्यूल 3 तो इजी था ना। कुछ समझा मैंने क्या बोला? बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट अथॉरिटी। बैंकिंग के लिए बैंकिंग एक्ट अलग है 1949। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अलग है, जो पहले अपने को था IPCT इंटर में, अब हट गया। और एनी अदर कंपनी विच इज मतलब गवर्नमेंट जिसको मना करेगा, जैसे अपना स्टैच्यूटरी अथॉरिटी CA इंस्टीट्यूट है, तो उसको हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो अपने हिसाब से बना, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं तुझे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनाना है। कंपनीज एक्ट बोलता है शेड्यूल 2 में तेरे को क्या चार्ज करना पड़ेगा? शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट इज कौन सा डिस्काउंट? डेप्रिसिएशन। कौन सा डिस्काउंट? 30 AC। क्या तू इनकम टैक्स छोड़ो, मैं छोड़ रहा हूं इनकम टैक्स। आज से मैं सीधा 2 महीने बाद इनकम टैक्स उठाऊंगा। मैंने पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ। अरे तो वो किसके लिए था? जैनब किसके लिए था वो? ये जो बोल रही है पास प्रॉफिट में से दे सकते वगैरह, वो किसके लिए था? क्या था क्वेश्चन? क्या था उसका? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज पर सेक्शन 123। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम 4 सोर्सेस: करंट प्रॉफिट after depreciation computed under schedule 2, past year's profit after depreciation computed under schedule 2, both या any monies provided by central government or state government for which the guarantee has been given by central government and state government as per section 123 of Companies Act 2013। क्या कर रहे हो? अरे वही तो STCG में पास्ट प्रॉफिट कहां से आया? I mean वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में। भगवान 128 क्या था रे? कंपनीज एक्ट का 129 है ही नहीं। पढ़ अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सी कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना इंपॉर्टेंट नहीं है? हाँ तेरे तो कैप भी अरे उड़ता भी नहीं होगा अंदर से, माल रुका है वहीं पे। नीचे नीचे दे मारूंगा। हाँ इंश्योरेंस कंपनी बोला। बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी। हाँ अच्छा कुछ तो भी। हाँ और चौथी एनी कंपनी टू विच सेंट्रल है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, गवर्न बाय लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलेगा कि तू दूसरे लॉ में गवर्न कर सकता है, ठीक है। क्या कंपनी को CFS बनाना जरूरी है? CFS is Consolidated Financial Statement।
सर ये क्या होता है, ये ऐसा होता है, ये मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहां से प्रॉफिट आया मुझे यूएस वाली कंपनी से, प्रॉफिट आया मुझे नेपाल वाली कंपनी से, प्रॉफिट आया मुझे इंडिया वाली कंपनी से, प्रॉफिट आया मुझे दुबई वाली कंपनी से, आ सकता है ना। HUL कंपनी, HUL नाम सुना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, यूनिलीवर लिमिटेड, सुना है ये नाम। अब इस कंपनी का PNG ये ग्रुप सुना है, ठीक है। महेंद्र एंड महेंद्र ये ग्रुप सुना है, महेंद्र ये ग्रुप सुना है, टाटा ये सुना है, रिलायंस में इतना नहीं है, टाटा तक ठीक है, यहां तक चले जाता है। अच्छा चलो, स्टारबक्स ये नाम सुना है, CCD ये नाम सुना है, बरिस्ता कॉफी ये नाम सुना है, नहीं। गूगल ये नाम सुना है, फेसबुक का है क्या, फेसबुक ये नाम सुना है, बोलिए तो सबसे पहले सुना है। अच्छा, उसके बाद में फोर्ड ये नाम सुना है। तो ये एक ही कंट्री में है या बहुत सारी कंट्रीज में? हर कंट्रीज से उसको पैसा आ रहा है। तो हर कंट्रीज का जब पैसा आ रहा है तो उसके बैलेंस शीट में सिर्फ उसके कंट्री का पैसा दिखना चाहिए, सारी कंट्री का पैसा दिखना चाहिए। तो उसको सारी कंट्री का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। इंडिया में भी तो एक बैलेंस शीट बनती होगी, दुबई में भी एक बैलेंस शीट बनती होगी, यूएस में भी एक बनती होगी, सारी कंट्रीज में अपने अपने ऑफिसर्स में तो बैलेंस शीट बनेगी ना। हर एक ब्रांच पे अपनी बैलेंस शीट बनेगी और एचओ पे सारी बैलेंस शीट क्लब हो जाएगी। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? दिव्या बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा। दिव्या ठीक है। ओयो रूम्स इमेजिन कर दिव्या, होटल है एक ही जगह पे, पूरे इंडिया में है। एक दिन में, सपोज आज की डेट है 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को रात के 11:59 हो रहे, मतलब 1 मिनट बाद 5 तारीख हो जाएगा। क्या 4 अप्रैल रात के 11:59 को अगर वो हिसाब करने बैठेगा, ओयो का मालिक अग्रवाल है कोई, तो भी अग्रवाल है ना, हाँ यंग है, हाँ बहुत डायनामिक पर्सन है। कितना 28-29 साल का है, 26-27 का होगा, हाँ इतना हुआ उसका प्रॉफिट। कितना पता है कितना है उसका नेटवर्थ, मतलब प्रॉफिट इतना है ना, ये माइनस है, ये CR है। डेयरिंग वाले होते हैं अपने तो 500 रुपए की नोट गिर जाए तो है 500 गिर गए, 350 जान दो कमा लेंगे, ठीक है। तो अब वो 11:59 पे हिसाब करने बैठा, सिर्फ अगर वो सपोज मुंबई में बैठा, सिर्फ मुंबई का हिसाब लेगा। वो क्या बोलेगा, दिल्ली वाले तेरा हिसाब बता। अभी दिल्ली वाला बता, लखनऊ वाला बता, यूपी वाला बता, चेन्नई वाला बता, श्रीलंका वाला बता, अगर फॉरेन में होगा तो दुबई वाला बता, यूएस वाला बता, नाइजीरिया वाला बता, बताएगा। अभी सपोज दुबई वाला उसको बता रहा है कि 4 तारीख को टोटल कलेक्शन हुआ सुबह 2000, फिर 3000, फिर 1500, फिर खाने का 450 लगा, तो एक इंसान ने खाया था, फिर 4000, 2000, ऐसा करके टोटल 25,000 का वो हिसाब दे रहा है। सेम दिल्ली वाले का हिसाब आया, 40,000 का, मुंबई वाले का हिसाब आया 1 लाख का। अब मेरे को बताओ, ये मुंबई, दिल्ली, दुबई वाला भी तो अपने पास एक हिसाब मेंटेन कर रहा होगा ना, वरना ये देगा कैसे उसको? तो हर एक ब्रांच, हर एक कंट्री, हर एक सिटी, हर एक स्टेट में जहां पे भी है उसकी एक अलग से बैलेंस शीट बन रही होगी। ये इंसान बैठे बैठे रात को क्या करेगा, सारी बैलेंस शीट्स को क्लब करके बोलेगा आज मैंने पूरे दिन में 15 लाख रुपए कमाए, टोटल एक दिन में 15 लाख रुपए कमाए। कैसे कमाए, ये हिसाब है। तो मतलब समझा, CFS कौन कर रहा है, दिल्ली दुबई वाला या ये ओयो रूम्स वाला, मतलब जो मालिक है वो, ये CFS कर रहा है। CFS किसका, अपनी सारी ब्रांचेस का क्लब करके मैंने एक फिगर बताऊंगा, आज मैंने 15 लाख रुपए कमाए। किसी ने और खोद के पूछा 15 लाख कैसे कमाए, दुबई से 25, दिल्ली में कैसे कमाए तूने, सॉरी दुबई में 25,000 कैसे कमाए, 2 बजे इतने, 3 बजे इतने, 2:30 बजे, 2:45, 4, 5, 6 ऐसे करके कमाए। इसमें कौन इंसान रहा था, ये टाइम पे 3 बजे वाला, वो उसको फोन करके उसकी सारी डिटेल्स मंगवाएगा। कैसे जा रहा हूं मैं नीचे, ड्रिल डाउन हो रहा है, समझ में आ रहा है, दैट्स CFS। तो क्या CFS करना कंपलसरी है सारी कंपनीज को? यस सर। इसका कोई एक्सेप्शन है? सब आएगा,
सब आएगा, जॉइंट वेंचर भी आएगा, एसोसिएट भी आएगा, सब्सिडरी भी आएगा, पार्टनरशिप भी आएगा, सब आएगा। बनाती है, डेफिनेटली बनाती है, एसोसिएट भी सब अपनी डेफिनेटली बनाती है। नहीं क्या नहीं, सब्सिडरी को पैसा कौन दे रहा है? फर्स्ट कैपिटल किसने दिया? कंपनी ने दिया। और मैंने सब बिल्डिंग बनाया, उसको रॉ मटेरियल भेजा, तब जाके वो धंधा करने बैठी है। तो एक बार धंधा कर लिया तब समझ में आ गया, लेकिन कल जाके उसको कोई भी चीज लेना है, उसको कोई भी डिसीजन लेना है, एचओ को तो पूछना पड़ेगा ना। बिना एचओ के पूछे कुछ भी काम तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि एचओ इज पप्पा, यू आर इट सब्सिडरी। आपको कुछ भी काम करना तो पप्पा से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। खुद के हिसाब से शादी करके आ जाओगे तो बाहर निकाल देंगे ना। तो एचओ से परमिशन तो मांगनी पड़ने वाली है, तो हर चीज के लिए आपको एचओ को तो पूछना ही पड़ेगा। I am Divya. Your number is given to me by Rahul. अरे सीए फाउंडेशन कौन करके आया? लॉ का मॉड्यूल है, मेरे को कोई भी एक ला देना ना जिसकी कंडीशन पढ़ने लायक होगी। तार नहीं है, फाउंडेशन वाले ना सभ्य होते हैं, किसी का भी दे देना, अच्छी होगी। जैसे जैसे एक एक लेवल ऊपर जाएगा ना तब समझ में आएगा क्या हो जाते हो। फाइनल तक जाते जाते तो महा बेशर्म हो जाओगे। मैं भी हूँ, ऐसा नहीं वही से उठ के आया हूँ ना। 11th 12th में 10th में कितने कवर ववर लगाते ना अपन, ब्राउन कलर के। फिर ब्राउन कलर का पेज नहीं रहता तो न्यूज़पेपर लगाते थे। बतुल बोलती है हमने वो भी नहीं किया कभी जिंदगी में। तो करते थे ना, फिर धीरे धीरे तो बुक ही आना बंद हो गई। पहले कंपोस्ट बॉक्स रहता था, अब तो बैग में भर भर के लेके जाते हैं। पहले पैड तो भी लेके जाते थे, राइटिंग पैड, अब तो वो भी पैड नहीं रखता है। धीरे धीरे सब चेंज हो जाएगा। तो इसलिए बोला कि फाउंडेशन वाले आप दे दोगे बुक, मतलब देखने लायक रहेगी बुक। एग्जीक्यूटिव की बुक मालूम पड़ेगी अभी, इंटर के मॉड्यूल अभी तक हाथ नहीं लगे ना, ज्यादा पढ़ना पड़ता है उसके लिए, तब जाके खराब होता है वो कॉस्टिंग की वजह। अच्छा पढ़ो तो खराब होगी भाई। तू रह मत है इसके संगत में, बोल रहा हूं। साहिल को बोला हाँ, मतलब ये इकलौता एक ऐसा क्या बोल सकते बिजनेसमैन बनने वाला है जिसने जितने रुपीज में बुक परचेस किया ना उतने में सेल होगी, क्योंकि कवर भी नहीं निकला रहेगा उसका। चलो एक क्वेश्चन आएगा, सीएफएस बनाना कंपलसरी है लेकिन क्या उसके कोई एक्सेप्शंस है क्या? मतलब ऐसी कोई कंपनीज है क्या जिनको सीएफएस बनाना इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी अंडर सेक्शन 129? कौन सा 129? 128, 123? अब भी बोला मैंने थोड़ी देर पहले, 60 से अटक गई थी मेरी पूरी। ओ तो पूछ पूनम से। बोलो रे जल्दी बोलो जैनब। नाम क्या है? क्या डिविडेंड का? दो चीजें होती है डिविडेंड्स के साथ, वो प्रोविजन है। हेडिंग क्या है सेक्शन का? सिर्फ डिक्लेरेशन एंड क्या कुंदा? हाँ, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंफर्म समझो कि इसमें चेंज करोगे कुछ? कंफर्म, कोई अमेंडमेंट नहीं है इसमें। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बतुल अगर मैंने टाइम पे डिविडेंड नहीं पे किया, जिसका टाइम लिमिट कितना था 30 दिन, मैंने पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ
आपको क्या पता है? 18 ही है। तो फिर 12 किसके लिए था? पूनम नहीं, दिव्या, 12 किसके लिए था? नहीं भरा तो किसको नहीं भरा? तो किस भरता कौन है? 30 दिन का रिक्वायरमेंट बोल रहे हो तो कौन से इसमें ट्रांसफर नहीं किया? तो यूडीआई क्या? यूडीआई यूडीए अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। तो यूडीआई कहां पे आया था? आशय आशय आशय, हाँ चल यूडीआई तो सेंसलेस हो जाएगा पूछना। व्हाट अमाउंट कुड बी क्रेडिटेड इन आईईपीएफ अकाउंट? बस। अरे आईपीएफ अकाउंट में कौन कौन सी अमाउंट जाएगी? हाँ क्या चाहिए तेरे को? अभी सिनेरियो ऐसा, पूनम डरी हुई है, कुंदा को थोड़ा बहुत आता है, बतुल को आता है, जैनब को नहीं आ रहा है, बतुल को भी नहीं आ रहा है। हाँ वो आ गया विथ एक्सपीरियंस। भावेश ढूंढ रहा है, अब भावेश वो टेक्निक ढूंढ रहा है कि क्या टेक्निक बताई गई थी। आ गई यार, ठीक है। और आशा अभी भी फिगर आउट कर रहा है कि क्वेश्चन क्या है। हाँ। ये देख, कौन सी डेबिट? अच्छा लेफ्ट मतलब डेबिट ही होगा अब लाइफ में तेरे। बोले गाड़ी डेबिट में लगा, बोले गाड़ी डेबिट में लगा। ए क्रेडिट साइड जा रहा है, रॉन्ग साइड, हाँ इधर आ इधर आ। सिर्फ पूरे क्लास में 2 लोग रिलैक्स है, एक मैं और एक साहिल, क्योंकि मुझे आता और वो आया नहीं था। आया था वो बैच में था। हाँ तो फिर अरे तू ही बोल ले। हाँ हाँ गवर्नमेंट के 2। अबे 2 क्या? हैं? अमाउंट गिवन बाय गवर्नमेंट, अमाउंट डोनेटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खत्म, फिर उड़ गया जीआर आईडी लेके, उड़ यूडी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, उड़ गया, गया का कुछ नहीं, सॉरी जीआर, जीआर का जनरल रिजर्व इन सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट, आईडी लेके आए, आए मतलब चुप रहे, आईपीएफ अकाउंट, अमाउंट इन्वेस्टेड क्रेडिटेड इन आईपीएफ अकाउंट, उड़ गया जीआर, आई डी लेके, डी डिसजॉर्जमेंट और सेल ऑफ एसेट्स। उसमें 2 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन थी, मच्योर्ड डिपॉजिट्स, मच्योर्ड डिबेंचर्स। सिंस मेरे पास ये 2 लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं मेरी एसेट्स को सेल नहीं कर सकता, सेल नहीं किया तो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इन्वेस्ट नहीं किया तो पैसा रिडीम नहीं कर सकता, इंटरेस्ट ऑन अबव एंड अदर्स। बोला था शॉर्ट फॉर्म कितना भी ले, मैं याद यही देगा, वो भी नहीं आया। बोलने के बाद तो याद आया कि ऐसा था, पक्का मैं कहा था। CFS के एक्सेप्शन, provided further that nothing in this rule shall apply in respect of preparation of consolidated financial statement by a company if it meets the financial condition following condition। मतलब ये तीनों ने CFS नहीं किया तो भी चलेगा। सबसे पहले तो इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब होल्डिंग कंपनी का अपने सब्सिडरी में 100% स्टेक है। तो सर इसका मतलब अगर 80% है तो पार्शियली ओन्ड, जिसको बोलते हैं सिर्फ सब्सिडरी। सिर्फ सब्सिडरी मतलब 100 से कम है,
होली ओन्ड बोला मतलब 100 कंपलसरी है। तो या तो आप होली ओन्ड सब्सिडरी हो या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी हो ऑफ अनदर कंपनी एंड all its other members including those not otherwise entitled to vote having been intimated in writing and for which proof of delivery of such intimation is available with the company do not object to the company not presenting consolidated financial statement। सर मैं हूं एचओ, आप लोगों ने बनाई है एक सब्सिडरी, आप में से सबसे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है साहिल बोलता है साला ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एक अपने आप में बहुत मगजमारी का काम है। आप दो लोग हो, आप या तो मेरी होली ओन्ड सब्सिडरी हो या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी हो। साहिल बोलता है ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मतलब अपने आप में एक मगजमारी है। एक काम करता हूं, मैं सबसे पूछता हूं कि भाई सब सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट है क्या? टाइम लगेगा थोड़ा। सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट है क्या? अगर आप सब बोलते हो सीएफएस रिक्वायरमेंट बनाने की हमको कोई जरूरत नहीं है और आपने ये सब इनको जो बोला ना और इन्होंने आपको जो भी इंटीमेट किया ना, इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ऐसे मन धड़क नहीं बोलना, हाँ मैंने सबसे पूछा था सबने मना किया, कल जाके बोले कि मैंने बोला ही नहीं ऐसा कुछ। तो कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि आप खुद ही बोल रहे हो कि सीएफएस मत बनाओ आपकी कंपनी के लिए, मैं एचओ मेरे बीच में मत आओ, तुम तुम्हारा देख लो, तो वो कंपनी को सीएफएस बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या ये रिक्वायरमेंट एचओ के लिए बोला गया है? ये सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी के लिए बोला गया है। केस लॉ पूछ सकते हैं। एचओ ने सारा परमिशन लिया लोगों से और उसके पास प्रूफ भी, और वो बोलता है मैं सीएफएस नहीं बनाऊंगा। भाई साहब वो सिर्फ सब्सिडरी के लिए प्रोविजन है, एचओ के लिए प्रोविजन नहीं है। एचओ को तो कंपलसरी बनाना पड़ेगा। समझा क्वेश्चन क्या बनेगा? ठीक है। सेकेंड कंपनी ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है और ना ही लिस्टेड होने वाली है, वेदर इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, मतलब बेसिकली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। Any unlisted public company is not under the purview of mandatory of preparing CFS under section 129। क्लियर है? फर्स्ट कंपनी सब्सिडरी जिसने सब लोगों से पूछा और सब लोगों ने पूछने के बाद उनका हाँ जवाब आया, सब लोग, मेजॉरिटी नहीं। इसमें एक भूल गया, इसको मैंने बड़ा करना चाहिए था। ऑल इट्स मेंबर रह गया, ये ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स ने हाँ बोलना चाहिए और आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि सारे लोगों ने हाँ बोला है कंपनी का सीएफएस मत बनाओ। सेकंड ऐसी कंपनी जो ना लिस्टेड है और ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, ना ही लिस्टेड है और ना ही इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो। और थर्ड ऐसी कंपनी इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग फाइल्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार विच आर इन कंप्लायंस विद अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसी कंपनी जिसकी अल्टीमेट कंपनी बोले तो एचओ या इसकी एचओ। तो ये क्या हुआ? अरे लेयर्स होते हैं। मैं होल्डिंग हूं, मेरी सब्सिडरी बी कंपनी है, बी की सब्सिडरी सी कंपनी है। आया? मतलब सी ने कभी भी ए का चेहरा देखा ही नहीं है, क्योंकि सी को पता ही नहीं ए नाम से कोई कंपनी भी है। सी को तो लग रहा है मेरी कंपनी बी है और बी को पता है मेरी कंपनी ए है। तो बेसिकली ए और सी होल्डिंग सब्सिडरी ही हुए, नहीं हुआ ऐसा नहीं, लेकिन सी ने ए को कभी देखा ही नहीं। उसको जो भी पैसा आता है बी से आता है, जो भी ट्रांजैक्शन करती है बी से करती है, बी जो भी काम करती है वो ए के साथ करती है। तो अगर सी का इंटरमीडिएट मतलब बी या फिर सी का अल्टीमेट मतलब ए, इन दोनों में से कोई भी एक अगर सीएफएस फाइल करता है आरओसी के साथ, वो कर रहा है ना, तो तू क्यों कर रहा है अलग से? छोड़ दे, मर्ज तो ऐसे भी होना ही है। तो या तो तेरा इंटरमीडिएट मतलब सिर्फ ऊपर वाला या अल्टीमेट सबसे ऊपर वाला, दोनों में से कोई भी अगर सीएफएस आरओसी के साथ फाइल करता है विद अप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो तुझे ये सब सीएफएस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझा? इसमें कोई डाउट? For this purpose, the subsidiary shall include associate company and joint venture। यहाँ पे ये स्पेस होगी ना ऊपर, कौन सा पेज है? 9.9। यहाँ पे ऊपर लिखना whether following
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी, क्या लगता है आपको? एरो करके यस, बट इफ इन एनी केस कंपनी did not follow accounting standard, that company has to report the following. सर हर कंपनी को एएस फॉलो करना कंपलसरी है क्या? यस बेटा, हर कंपनी को एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है। सर अकॉर्डिंग एएस को फॉलो करना मतलब एएस कौन से सेक्शन में बोला गया है? एएस 133 में बोला गया है। सर अगर मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैं कुछ रीजंस थे, कोई बात नहीं किया, कोई टेंशन मत ले। सिर्फ 4 चीजें गवर्नमेंट को बता दे, 3 चीजें गवर्नमेंट को बता दे। सबसे पहले तो ये बता कि तूने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया तो तेरा और एक्चुअल जो होना चाहिए था उसमें कोई ना कोई डेविएशन आया होगा। क्योंकि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तूने बोला तूने क्लोजिंग स्टॉक फॉलो करना चाहिए, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लेस में तूने फॉलो नहीं किया तो तेरी अमाउंट अलग आएगी और जो आनी चाहिए थी वो अमाउंट अलग आएगी। चेंज को मैं डेविएशन बोल सकता हूं। तो इसके वजह से जो भी डेविएशन आया होगा ना वो रिपोर्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए मैं पूछ रहा हूं, क्यों रिपोर्ट करना जरूरी है? डेविएशन क्या आया, क्या फर्क पड़ रहा है नहीं करूं तो? ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताएगा आपकी बैलेंस शीट। फर्स्ट वन पढ़ा था, योर बुक्स ऑफ अकाउंट शुड डिक्लेयर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑपरेशंस ऑफ दिस ब्रांचेस। पढ़ा था ना? पढ़ा था रे, पढ़ा था, ट्रस्ट में पढ़ा था। तो पढ़ा था क्या बोल रहा हूं। तो जो भी डेविएशन है वो आपको बताने पड़ेंगे। रीजन फॉर सच डेविएशन, बेटा क्या हो गया ऐसा, क्या हो गया, क्यों नहीं किया, उसके रीजन बता। तो डेविएशन बताना है, रीजन बताना है और साथ में ये बताना है कि उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आया। फाइनेंशियल इफेक्ट मतलब अल्टीमेट इफेक्ट क्या आया, क्या होगा अल्टीमेट इफेक्ट, मेरे को बताओ। अगर एस फॉलो करते तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आता 2 लाख रुपया। आपने नहीं किया, अपनी मनमानी किया तो अब आपका ये आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 2.5 लाख रुपया। तो सबसे पहले तो आपने डेविएशन बता दिया कि भाई डेविएशन 50,000 का है। सेकंड में आपने रीजन बता दिया, डेविएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फॉलो नहीं किया। तो बेटा क्यों फॉलो नहीं किया? क्योंकि हमको हमारी इच्छा नहीं थी। चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया तो चलेगा। साथ में आपको इसका फाइनेंशियल इफेक्ट बताना है, मतलब डिफरेंस तो बता दिया आपने डेविएशन में, वो तो आपने सेकंड रीजन में रीजन बता दिया। इफेक्ट कहां पड़ रहा है, कहां पड़ेगा इसका इफेक्ट? लिक्विडिटी का सवाल नहीं, स्टॉक तो उतना ही है ना मेरे पास, सिर्फ बैलेंस शीट में अमाउंट चेंज हो रही है, स्टॉक तो उतना ही है। सपोज 2 लाख का जो होना चाहिए था, स्टॉक 2 लाख का ही है, अभी भी 2 लाख का है, सिर्फ बैलेंस शीट में फिगर चेंज हो रही है। उसका फर्क प्रॉफिट में पड़ेगा ना। सीपीटी, फाउंडेशन, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा मतलब प्रॉफिट कम हुआ होगा, बड़ा होगा। पीजीबीपी में भी किया होगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को लेस कर रहे थे, आया होगा ना कहीं नहीं आया एक भी क्वेश्चन ऐसा पीछे के इसमें? अच्छा, फिर आने का होगा क्वेश्चन, आएगा कि क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ रहेगा, बोलेगा प्रॉफिट जो भी क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। मतलब 2 लाख का प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, क्या करोगे? कम करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? 2 लाख डिवाइड बाय 110 ना, डिवाइड बाय इंटू 10, ये मेरा प्रॉफिट आएगा, या इंटू 100 तो टोटल वैल्यू आएगा। फिर उन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो जो भी आएगा, सपोज 20,000 है, 20,000 नहीं है, सपोज 20,000, आप प्रॉफिट को 20,000 से कम कर दोगे। इसका फाइनेंशियल इफेक्ट आ रहा है ना, ये फाइनेंशियल इफेक्ट आपको बताना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट है 50,000 रुपया, बट दिस इज आफ्टर द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 20,000, ताकि यूजर जो है वो चेक कर ले, अच्छा प्रॉफिट 50,000 का है, अच्छा एक्चुअली प्रॉफिट 70 का है, इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया इसलिए 50 दिख रहा है।
बाकी कंपनी अच्छी है, बाकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ब्रांच अकाउंट्स। क्लियर है? साथ में फोर्थ है, कौन सी कंपनी अपन ये चल रहे हैं, किसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी बोलेगा कि तू मत कर, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट एंड एग्जम्पशन, वो कंपनी को भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा। व्हाट इफ कंपनी ने इसमें कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो तू एमडी गया, डब्ल्यूटीडी गया, सीएफओ गया, एनी अदर पर्सन गया, ये आदमी और भी कहीं देखे अपन ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के रिस्पॉन्सिबल थे। 128, 129 लिंक्ड एक दूसरे से। अगर करते हैं तो तुझे इतना होगा, नहीं करते हैं तो तुझे इतनी पेनल्टी लगेगी। करना है करो, नहीं करना है मत करो। चलो नेक्स्ट पेज। एग्जाम्पल कर लेना खुद से घर पे। ब्रेक दू? ब्रेक ले लो। वन 128 में क्या बोला गया है, कितने साल तक बुक्स प्रिजर्व करना है? 8 से कम साल के लिए मैं इनकॉर्पोरेटेड हूं तो ऑल। गवर्नमेंट क्या मुझे बोल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तू इससे ज्यादा रख, बोल सकती है। अब मुझे क्या करना है, मैं बुक्स तो प्रिजर्व कर रहा हूं लेकिन मुझे मेरे बुक्स में रिवीजन करना है। बुक्स की रिवीजन नहीं करना है, बुक्स को रिवाइज करना है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करना है। 130 बोलता है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर। कोर्ट या ट्राइब्यूनल बोलेगा तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट 2 साल पहले की खोल, मेरे को लगता है उसमें कुछ तो भी तूने झोल किया है, ये बोलता है सेक्शन 130। जबरदस्ती वाला सेक्शन है। ऐसा जरूरी नहीं है क्या? जरूरी है क्या कि कोर्ट ही बोलेगा? मुझे भी तो ध्यान में आ रहा है कि साला गलती से इसके ध्यान में आ गया ना कोर्ट के, तो 130 लग जाएगा। इसके लिए मैं खुद से 131 में बुक्स खोल सकता हूं। 131 वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट्स और बोर्ड्स रिपोर्ट। आया ध्यान में 130 क्या और 131 क्या है? 130 बोलता है, 130 जबरदस्ती वाला सेक्शन है, वो बोलता है अगर एप्लीकेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसको? आपकी कंपनी को, या एप्लीकेशन दिया है सेबी ने, या एप्लीकेशन दिया है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, या एप्लीकेशन दिया है कोई भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी ने, या उसके अलावा कोई भी अदर पर्सन में, कोई भी अदर पर्सन मतलब मेंबर ने या स्टेक होल्डर ने, इसने एप्लीकेशन दिया है कंपनी को, या कंपनी को भी नहीं, मैं बोलूंगा कोर्ट को, कि ओ कोर्ट मुझे लगता है ये कंपनी में कुछ ना कुछ झोल चल रहे, आप प्लीज इसके बीच में इन्वेस्टिगेट करो। तो आप एप्लीकेशन दोगे कोर्ट को, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा किसके लिए? या तो अर्लियर अकाउंट्स वेर प्रिपेयर्ड इन सम फ्रॉडलेंट मैनर, पुराने अकाउंट्स में कुछ तो भी झोल था, याद करो वो दिन जब ये अकाउंट खुला होगा। या तो तेरे पुराने अकाउंट्स में कुछ तो भी झोल है, तेरे पास ये है, बताया था ये घोस्ट एम्प्लॉइज, तो 130 खुलेगा। या तो मुझे लगता है तूने कुछ गलत किया है तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, या तो मुझे लग रहा है तेरी पॉलिसी प्रोसीजर्स जो है ना, जिससे तू धंधा कर रहा है वो गलत कर रहा है, मतलब तेरे अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो है ना वो गलत चल रहा है। सर अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है, तू स्केड्यूल 3 में बैलेंस शीट नहीं बना रहा है, तू स्केड्यूल 2 का डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं कर रहा है, तो इसमें बुक्स में कोई फ्रॉड कर रहा है क्या? नहीं, लेकिन तेरे स्टेट जो अफेयर्स है कंपनी के वो गलत वे में चल रहे हैं। अगर ऐसा एप्लीकेशन किसी ने भी, ये 5 लोगों में से किसी ने भी कोर्ट को किया, तो कोर्ट बोलेगा बेटा तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोल और उसको रिवाइज कर। आया ध्यान में? सेक्शन खत्म, बस हो गया, इतना ही सेक्शन है। गलत इंफॉर्मेशन क्यों देगा सेबी? उसके हिसाब से सही था, बाद में गलत हुआ, साबित हुआ। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम है? गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिया उसने, इंफॉर्मेशन सही दिया, जो बाद में कुछ और निकला। इंफॉर्मेशन वो गलत क्यों देगा? दोनों गवर्नमेंट ही है ना, सेबी भी गवर्नमेंट और कोर्ट भी गवर्नमेंट है, वो गलत इंफॉर्मेशन क्यों देगा?
उसने इन्फॉर्मेशन दिया क्योंकि उसको लगा ऐसा हुआ होगा, पता चला ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेट करेगा तब कुछ होगा ना। इन्वेस्टिगेट करने के लिए घुसना तो पड़ेगा, घुसने के लिए सेक्शन तो खोलना पड़ेगा। सेक्शन कौन से इसमें खोलेगा? 130 में। ये सामने वाला अथॉरिटी तेरे को बोल रहा है, तू खुद से खोलना चाहता है 131। जब इट अपीयर्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी की आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट जो है वो 129 और 134 का कंप्लायंस नहीं कर सकते। सर 134 तो आया ही नहीं। 134 अभी के लिए एरो करके लिख दो, बोर्ड्स रिपोर्ट, बोर्ड्स रिपोर्ट। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। आप कोर्ट को अप्रूवल, कोर्ट से अप्रूवल ले लो, ट्राइब्यूनल से अप्रूवल ले लो कि ओ ट्राइब्यूनल हमको ऐसा लगता है, हम कौन, हम डायरेक्टर्स, हमको ऐसा लगता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट 129 या 134 के हिसाब से नहीं है, हमको इसको चेंज करना है, इसके लिए हमको परमिशन दो। तो कोर्ट आपको परमिशन देगा अपने प्रिपरेशंस जो भी किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसको रिवाइज करने के लिए, या तो फिर आपकी रिपोर्ट रिवाइज करने के लिए। दो चीजें, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है रिपोर्ट। सर रिपोर्ट मतलब कौन सी? अभी लिखा ना 134 बोर्ड्स रिपोर्ट। तो या तो रिपोर्ट चेंज कर या प्रीवियस ईयर का चेंज कर। याद रखना रिपोर्ट तो पिछले 3 साल का ही चेंज कर पाएगा। तो सर ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वंस इन अ ईयर, साल में एक ही बार बदल पाएगा, एक साल में। अगले साल वापस मिलेगा तेरे को चांस, लेकिन इस साल में आज बदला, फिर याद आया अरे शिट ये तो भूल गया, अब हो गया। सर ये तो गलत हो जाएगा ना, गवर्नमेंट को पता चले, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट कर दिया तो सेक्शन 130 खुल जाएगा तेरे लिए। सर हम बचना है तो ट्राइब्यूनल को परमिशन मांग ले। सर कौन से? इसमें 131 में। सर लेकिन वो ट्राइब्यूनल देगा क्या? उसके ऊपर है, देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। वंस एक बार का तेरे पास अपॉर्चुनिटी, तूने वो ब्लो ऑफ कर दिया। अब गवर्नमेंट बोलेगा तो देगा, गवर्नमेंट नहीं बोलेगा नहीं देगा। सर रिपोर्ट तो मेरे को एक बार किया, मैं रह गया। अरे पिछले 3 साल की तू खोल सकता है, कोई टेंशन नहीं। सर मेरे को पिछले 25 सालों की खोलना है। अरे भाई 3 ही साल की मिलेगी, और वो भी एनी 3 है, एनी कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोला है, एनी 3। सर 25 साल पहले की कैसे खोलेगा? 8 साल तक ही मेंटेन करके रखा है तूने, है ही नहीं तेरे पास 25 साल पहले की रिपोर्ट। सर मैंने मेंटेन करके रखा है। हाँ तो खोलना, क्या प्रॉब्लम है? आ जान में कॉपी ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर मिला ना मुझे, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, इसकी कॉपी, और साथ में ये जो मैंने रिवाइज किया इसकी कॉपी मुझे आरओसी को सबमिट करनी पड़ेगी। जो ऑर्डर की, कौन से ऑर्डर के बेसिस में रिवाइज किया वो ऑर्डर, और जो मैंने रिवाइज किया वो, इन दोनों को मुझे आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर? सेम है, आप मोर देन वंस नहीं कर सकते हो। सेम 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 सब कुछ सेम। 133 पे आया, 130, 131, 132। सर 132 का है, 132 इज येट टू नोटिफाइड, नोटिफाई होने का ही है, काम नहीं। आपके मॉड्यूल में शायद 132 है, देखना तो। क्या लिखा है ना? मतलब अमेंडमेंट नहीं आया, येट टू बी नोटिफाइड है, मतलब अभी तक वो कंपनीज एक्ट 13 ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक्सेप्ट ही नहीं किया तो पढ़ के कोई सेंस ही नहीं है उसका, है होगा भी 3-4 लाइन का, फिर 6 लाइन का। हाँ काम नहीं मुझे। 133 में बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऊपर आया था बराबर। साहिल सर अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करता हूं तो मुझे क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा? अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता हूं तो मुझे क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा? बतुल, डेविएशंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ, कौन सा इफेक्ट? ऑपरेटिंग इफेक्ट, फाइनेंशियल इफेक्ट, फाइनेंशियल इफेक्ट। डिफेक्ट क्यों आया? आई मीन डेविएशन क्यों आया? रीजंस फॉर डेविएशन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? हैं? बोल बोल बोल। हाँ कौन कौन बनाता है? ICAI, ओके। AIC कौन है?
नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये ड्राफ्ट करेगा। ये ड्राफ्ट वो ICAI को देगा, ICAI इसको अप्रूव करेगा और वो ICAI अप्रूव करने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल गैजेट में डालेगा। वो ऑफिशियल गैजेट से हमारी फूटी किस्मत हमारे बुक्स में आएगा। तो कल जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं जमे तो ICAI को नहीं गाली देना, नफरा को गाली देना, क्योंकि बनाया किसने? नफरा ने। नफरा इज नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटिंग अथॉरिटी। एक्सेप्टेड ड्राफ्टेड एक्सेप्टेड बाय ICAI और अपलोडेड इन ऑफिशियल। नहीं कर पाती है, उसके पास रेस्टिट्यूटरी पावर है कि वो सजेशन देते। नफरा ड्राफ्ट करके देता है, ICAI उसको चेक करता है क्योंकि अपने पास टेक्निकल नॉलेज होता है। नफरा तो एक कमिटी है ना, वो सजेशन दे सकती है। ड्राफ्टिंग अपन देखते हैं कि हाँ यार ये एक्चुअली यूज में है, ओके 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 ठीक है, हमारे हिसाब से सब सही है, ये ले सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ड्राफ्ट इसको एक्सेप्ट कर ले। सेंट्रल गवर्नमेंट देख के उसको लगेगा कि नहीं यार ये CA बेवकूफ बना रहा है, मना कर देगा। वो बोलेगा कि भाई एक्चुअली हमारे पास इतना तो दिमाग है नहीं, CA को ज्यादा पता होता है, ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, डाल इसको ऑफिशियल गैजेट में। वो ऑफिशियल गैजेट से उठ के आगे आपके बुक्स में आ जाना। सेक्शन 133 ओवर। वो है ना, वहां पे लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। नहीं लेकिन फुल फॉर्म है क्या? ये हाँ सेकंड, अच्छा सेकंड पॉइंट में क्या हुआ? सब है। वन 134 नहीं पढ़ा सकता अभी मैं, 134 अभी नहीं पढ़ा सकता मैं। 135 कितना है? साला 135 भी बड़ा है। नहीं कल ही होगा जो भी होगा, सब बड़ा है। बैठोगे 1 घंटा और? तो टैक्स के लिए नहीं, यही इसके लिए नहीं। वो एक भी सेक्शन 1 सवा घंटा लेगा, जो भी सेक्शन को हाथ लगाऊंगा 1 सवा घंटा कम से कम लेगा। नहीं तो कल चालू करूंगा फ्रेश पे। कल मिक्स है, लॉ भी और ये भी है। क्यों? कल क्या है? कल करते